हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दर्पण। यूं तो उसे अंदाज था कि बालों के बीच मांग किस जगह निकलती है, फिर भी आदतन उसने दर्पण में देख लिया। बिना किसी प्रयत्न के बाल अपने आप उसी जगह विभाजित हो जाते थे जहां वह प्रतिदिन मांग निकालती। उसे हल्की सी हंसी आ गई। वह हर बार सही जगह मांग निकालती है, फिर भी हर बार शीशा देखती है। शीशा देखते हुए मुस्कुराती भी जरूर है। शायद सभी ऐसा करते होंगे, उसने सोचा। पर नहीं, दादा तो नहीं मुस्कुराते। यह जो शीशा बानी के पास है, उसी का दूसरा टुकड़ा दादा के पास है। वे उससे दाढ़ी बनाते हैं, मूछ संवारते हैं और तेजी से उड़ते सिर के बालों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। बालों की ओर नज़र जाते ही उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। फिर वे शीशा पटक देते हैं। पटका पटकी में शीशा एक दिन टूट गया। इसी के साथ माँ चिल्लाई, देखा, तोड़ दिया ना शीशा। मैं कहती हूँ कांच का टूटना कभी अच्छा नहीं होता। अब काटो पैसे और लाओ दूसरा। इस फिजूल सी चीज़ के लिए किसी के पास भी पैसे न थे। दादा तो खैर उन दिनों नौकरी की तलाश में थे। शीशे का क्या करते। पर बानी अपनी लगी लगाई नौकरी के बावजूद शीशा नहीं लाई। सोचा, हमें कौन सिंगार पट्टार करने हैं जो दर्पण खरीदें। बिंदी तक तो माँ लगाने नहीं देती। ऐसी तानाशाही में शीशे की शहनशाही की क्या तुक। दादा और बानी ने टूटे दर्पण का एक एक टुकड़ा संभाल लिया। काफ़ी सहूलियत हो गई, नहीं तो पहले घर भर में दर्पण ढूंढना पड़ता था। दादा कहीं भी बैठकर दाढ़ी बनाते और वहीं शीशा पड़ा छोड़ देते। यहाँ तक कि उनका शेव का ब्रश भी गंदा सना पानी में पड़ा रहता। जब माँ को फुर्सत मिलती, वे उठाकर रखती। जरा सा टोकने से दादा एकदम भड़क जाते। बस सुबह सुबह बोर की तरह पीछे पड़ जाती हो। ठीक है, रख देंगे, जरा अखबार भी तो पढ़ ले। दादा जब अखबार पढ़ते, माँ इस तरह खुश हो जाती जैसे नौकरी अखबार के कॉलम से निकलकर दादा की हथेली पर चली आई है। वे तत्काल चाय बना लाती। घर की गाड़ी दुखम सुखम चल रही थी। कमाई के नाम पर बानी के 424 रुपये थे। बस 24 रुपये अपने लिए रख बानी 400 माँ को पकड़ा देती। उसका अपना कोई खर्च नहीं था। पैदल स्कूल गई, पैदल आई। अति परिचित हो जाने के कारण रास्ता लंबा नहीं रहा था। फिर पैदल चलने का समय बानी के लिए कल्पना का समय था। जिंदगी के हजार रंगीन ताने बाने बुनती वह कब स्कूल पहुंच जाती पता ही नहीं चलता। उसकी सहेलियां कहती, क्या गजब की चाल पाई है तुमने, तभी न पैदल आती हो। बानी को स्वयं महसूस होता कि उसकी देह में सरगम का सा उतार चढ़ाव है। चलते चलते किसी दुकान के दर्पण में उसकी निगाह अपने पर पड़ने पर वह सकुचा जाती। उसके शरीर का एक एक अवयव अलग अलग अस्तित्व जताता था। तात की मोटी धोतियां भी इस द्वंद्व को छिपा न पाती। एक दो बार वह सहेलियों के साथ पिक्चर गई थी। पिक्चर की समाप्ति पर हॉल की सीढ़ियां उतरते समय सामने लगे आदमकद आईने पर उसकी आंख उठी और वह आनंद से सिहर उठी। उसका व्यक्तित्व वास्तव में आकर्षक था। उसके पास रूप से अधिक लावण्य और लावण्य से अधिक लय थी। उसने कई बार सोचा कि शादी के बाद वह सबसे पहले जो चीज़ खरीदेगी वह होगा दर्पण। माँ ने संयम और अनुशासन के उपदेश देकर उसका जीना जंजाल बना रखा था। घर में मस्ती सुस्ती के लिए कोई स्थान न था। सारे नियम बानी के ही लिए थे। सुबह देर तक मत सो, रात देर तक मत जागो, शाम से पहले घर पहुंचो, अनजान आदमी से बात न करो। दादा इन नियमों से मुक्त थे। बानी माँ का डर और सतर्कता समझती थी, इसलिए आश्वस्त न होते हुए भी इन नियमों के भीतर रहती। बाहर तो वह तभी आई जब माँ ने उसके योग्य वर ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दिए। यह सब कार्य कुछ इस तरह यथा समय कुशलतापूर्वक कर डाला गया कि बानी यह भी न बता सकी कि उसने जीवन और जीवन साथी के बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। न जाने क्यों वह मन ही मन सत्यजीत रे जैसे साथी की कल्पना करती रही थी। उसकी फिल्मों में सबसे प्रमुख स्वर था लय का। जिंदगी के सुरताल की मध्यम अभिव्यक्ति में
वे इतने निष्णात थे कि बानी को वे स्वयं एक कलाकृति लगते थे। वह उसी गति लय के साथ जीना चाहती थी जैसे सत्यजीत रे की फिल्मों की नायिका। बानी के परिवार में इस तरह के पागल विचारों का कोई महत्व नहीं था। उन्हें इस सब की कोई जानकारी भी नहीं थी। घर में माँ की चलती थी। माँ अपने अशक्त व्यक्तित्व के साथ कुछ इस तरह सशक्त थी कि परिवार में होता वही जो वे चाहती। फिर अब तो दादा की नौकरी भी लग गई थी। कमाऊ भाई की हैसियत से वह अपनी बहन के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही निभा सकता था कि उसका यथायोग्य विवाह कर दे। बानी के लिए जो वर ढूंढा गया वह स्वस्थ, सुंदर और कमाऊ था। उसे अपने तीनों गुणों पर नाज था। इतना कि बानी के गुणों को उसने बहुत ठंडे और ठोस ढंग से कबूल कर लिया। उसे स्त्रियों में बड़बोलापन, निर्भीकता और सक्रियता से बेहद चिढ़ थी। सबसे पहले उसने बानी की नौकरी छुड़वा दी। एक बंधे बंधाए रूटीन से हटना कुछ समय के लिए बानी को अच्छा लगा। उस समय उसे यह नहीं पता था कि वह एक नए रूटीन में इतनी जल्दी फंस जाएगी। शादी के शुरू साल में बानी ने अनुरोध किया कि एक अच्छी सी ड्रेसिंग टेबल खरीद लें, लेकिन उसका उपयोगितावादी पति एकदम चिढ़ गया। क्या होगा ड्रेसिंग टेबल का? बाथरूम में शीशा लगा तो है, उसमें क्या शक्ल दिखाई नहीं देती? पर ड्रेसिंग टेबल की बात और है। उस पर तरह तरह के प्रसाधन रखे जा सकते हैं। उसके सामने खड़े होकर साड़ी बांधी जा सकती है, टाई की नोट लगाई जा सकती है। छी, मुझे इस तरह के तमाशे से चिढ़ है। ये सब निजी काम है और उन्हें निजी कमरे में अपनी तरह से निपटाना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल हम सड़क पर नहीं लगाएंगे। मुझे बहस और फिजूल खर्ची दोनों से नफरत है। फिर जगह भी कहाँ है? बानी चुप हो गई और आहत। शादी के बाद से ही पति अपने प्रभुत्व का कुछ इस तरह इस्तेमाल कर रहा था कि हर बात में उसकी अनुमति अनिवार्य थी। शाम को जब पति दफ्तर से लौटकर आता, बानी कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर एकदम तरोताज़ा रहती। उसकी बेहद इच्छा होती कि पति एक बार उसकी ओर सराहना से देखे, लेकिन पति के लिए उसका समस्त रूप लावण्य मात्र रात्रिकालीन संपदा थी, जिसके प्रति दिन में वह निरंतर निरपेक्ष बना रहता। 5 साल में पति ने उसे 3 बार प्रसूति कक्ष तक जाने का अवसर प्रदान किया। तीनों बार बानी को लगा वह मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरी है। देखते देखते वह 3 गोल मटोल बेटों की माँ बन गई। 1-2 बार उसने परिवार नियोजन का सुझाव दिया। पति की त्योरियां चढ़ गई। पत्नी में इस तरह की मुखरता उसे अच्छी नहीं लगी। तुम्हें यह सब कैसे पता? वाह, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों तक को यह शब्द पता है। सारे दिन रेडियो पर प्रचार आता है, अखबारों में, मैगजीन में, सब में इसके बारे में दिया रहता है। तुमने मैगजीन पढ़ पढ़कर अपना दिमाग खराब कर लिया है। मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, उसके बाद तुम इसी तरह की उलझुल चीज़ें पढ़ा करती हो। घर में पत्रिकाएं आनी कम हो गई। कुछ निरापद किस्म की स्त्री उपयोगी पत्रिकाएं ही रह गई, जिनमें सिलाई, बुनाई, शिशुपालन और चटनी, अचार, शरबत की बहुरंगी विधियां ही दी रहती। बानी उन्हें बिना पढ़े ही एक कोने में पटक देती। यूं तो पूरे शहर में जगह की तंगी थी, पर उनके मकान में और भी ज़्यादा, क्योंकि बिना किसी योजना के बच्चे आते गए थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, कमरे छोटे हो रहे थे। दोनों कमरे सामान से ठसाठस भरे थे। हालत यह थी कि अगर एक बनियान भी ढूंढनी हो तो अलमारी का कुल सामान निकालना पड़ता, तभी बनियान बरामद होती। बानी का पति इससे अच्छा मकान किराए पर ले सकता था, लेकिन उसे ऐसी रद्दोबदल पसंद नहीं थी। अब जब कलकत्ता में मकानों के किराए आसमान पर छू रहे थे, मकान बदलना बेवकूफ़ी होती। यह मकान बड़े मौके की जगह पर बना था। यहाँ से बच्चों का स्कूल पास था, अस्पताल, बैंक, डाकघर, कोतवाली पास थे, बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड पास थे। फिर पुराना और खस्ता हाल होने के कारण सस्ता भी था। लेकिन इस मकान में संबंधों के कोमल और गोपन भावों की अभिव्यक्ति का स्थान नहीं था। बानी और उसके पति का कोई अलग अकेला कमरा नहीं था। बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें अलग सुलाना भी एक सजा थी। कमरे पास पास थे। बच्चे बारी बारी से रोते, बिस्तर गीला करते या यूं ही मिनमिनाते। सारी रात बच्चे माँ की और माँ बच्चों की टोह लेती रहती। लेकिन इस तरह बानी बेतरह अकेली छूट जाती।
सुबह 8 बजे पति फैक्ट्री चला जाता और शाम 6 बजे तक बानी का समय सिर्फ बच्चों के साथ बीतता। इस बीच वह बच्चों से इस कदर आगा जाती कि उसका मन होता अपने बच्चों को किसी को उधार दे दे। हफ्ता दर हफ्ता इसी तरह गुजर रहा था। वे बहुत कम घूमने जाते। बानी के पति में बोर न होने की अद्भुत क्षमता थी। केवल उसकी सहन शक्ति परखने के लिए बानी कई बार रोज़ एक ही सब्जी बनाती रहती। कभी बैंगन का भरता, कभी माँ झीर झोल। पति कुछ न कहता, चुपचाप खा लेता। उसे यूं ठंडा देखकर बानी अंदर तक उबल जाती। दरअसल इतने वर्ष बानी के पति ने अपना जीवन नौकरी जमाने, पदोन्नति कमाने और पैसा बचाने में झोंक दिया था। वह बेहद कायदे से चलने वाला आदमी था। फिजूल की भावुकताओं में उसका कोई यकीन नहीं था। पत्नी के प्रति अतिरिक्त उत्साह दिखाना उसे बचकानापन लगता था। वह प्रेम का अर्थ दायित्व और दायित्व का अर्थ गंभीरता मानता था। अब जब नौकरी, बच्चे, बीवी सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त थे, उसने अपनी सारी बचत एक अच्छे हवादार मकान पर लगा दी। आवास विकास योजना के अंतर्गत यह 4 कमरों का मकान था, जो मध्य वर्ग के लिए बनाई एक बस्ती में स्थित था। मकान बस्ती में बने सैकड़ों मकानों जैसा ही था, सिर्फ नंबर से स्वामित्व स्थापित होता था। पर उनमें वह सब था जिसकी एक परिवार को चाह रहती। सुंदर कमरे, बरामदा, आगे थोड़ी सी खुली जगह, पिछवाड़े क्यारी के लिए थोड़ी जगह, एक की जगह 2 बाथरूम और बड़ी सी रसोई। पहली नज़र में ही यह मकान उसे भा गया। फिर भी उसने काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लिया। जिस दिन बानो को उसने मकान की चाबी थमाई, उसने सोचा था यह घटना पत्नी के सामने एक चमत्कार की तरह आएगी। चाबी उसे देने के बाद वह कुछ देर प्रसन्नचित मुस्कुराता रहा। बानी ने बिना किसी उत्साह उत्तेजना के पूछा, यह क्या है? हमारा मकान B314। क्या यह हमारा मकान नहीं जिसमें हमने इतने साल निकाल दिए? नहीं, यह किराए का मकान है, पराया। वह हमारा अपना है, खुद का। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी खुद का अपना हो। तुम हर समय फ़िलॉसफ़ी झाड़ना शुरू कर देती हो। यह तो नहीं कि चलकर देख लो मैंने कितने कसाले से यह मकान कमाया है। सो तो मैं जानती हूँ, मुझसे ज़्यादा और कौन जानेगा। वे सपरिवार मकान देखाए। गृह प्रवेश का दिन तय हो गया। बानी के पति ने दिल खोलकर मेहमानों का स्वागत किया। बच्चे बेहद खुश थे कि उन्हें अलग कमरा मिल गया। उनका पिता खुश था कि उसने जीवन का एक बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया। बानी का मन डूब रहा था। कितने वर्तमान अरमानों को कुचलकर भविष्य के लिए यह आधार बनाया गया था, बानी ही जानती थी। अब तक का जीवन एक आश्रम की सख्ती और सादगी से जिया गया था। अब उसका पति मेहमानों के आगे हंस रहा था, जबकि आधा जीवन उसने कभी मुस्कुराने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। बानी की हर ज़रूरत, बच्चों की हर फरमाइश को अब तक केवल घुड़कियों से पूरा किया गया था। मेहमान सब विदा हो गए। बच्चे भी थक कर सो गए। बानी का पति अभी भी उमंग में था। उसने पत्नी से कहा, तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा लाकर रखा है, आओ दिखाऊं। बानी को विश्वास नहीं हुआ। इस गंजे होते हुए आदमी से अब उसे कोई उम्मीद न थी। इन वर्षों में कितने पर्व, त्योहार, सालगिरह आई और चली गई, इसे तोहफे का कभी ख्याल तक न आया। बानी ने मन ही मन सोचा, यह क्या तोहफा देगा? ज़्यादा से ज़्यादा किसी नई बीमा पॉलिसी का कागज़ या 100-200 रुपल्ली का कोई ऐसा कैश सर्टिफिकेट जो 20 साल बाद परिपक्व हो। वह बड़े बेमन से अंदर के कमरे में गई। बगल के बॉक्स रूम का छोटा ताला खोल उसके पति ने बिजली जलाई और कपड़ा हटाकर कहा, देखो। यह एक कोरी चमचमाती श्रृंगार मेज़ थी जिसमें बड़ा सा दर्पण लगा था। नए मकान की नई दीवारों के बीच रखी गई नकोर श्रृंगार मेज विज्ञापन की तरह सुंदर लग रही थी। उसका डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक था तथा दराज और टॉप सब सफ़ेद माइका के बने थे। एक लंबे अरसे बाद बानी ने अपने को आज आदमकद आईने के आगे खड़ा पाया। लेकिन यह क्या? यह वह किसे देख रही थी? उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। नहीं, उसके आसपास और कोई औरत नहीं थी। यह वही थी जिसका प्रतिबिंब इस वक्त दर्पण में पड़ रहा था। परेशान, पस्त चेहरा,
रूखी निस्तेज आंखें, सूखे होठ, कनपट्टी पर चंद सफ़ेद बाल और झुर्रियाँ पड़े हाथ। देह के आरोह अवरोह सब गायब थे। क्या यह वही बानी थी जिस स्कूल में लड़कियां बंगाल का जादू कहा करती थी? उसकी सहेली रज़िया का भाई कहता था, अभी तक हम लड़के यही सोचते आए थे, हर लड़की हिस्सा हिस्सा सुंदर होती है, पर तुम्हारी सहेली बानो का जादू तो सिर चढ़कर बोलता है। उसकी तरफ कोई 5 मिनट देख ले तो पागल हो जाए। रज़िया के भाई की इस सराहना के सम्मोहन में वह उस रात सो नहीं पाई। कई कई बार रात में उठ उठकर अपने को टूटे दर्पण में देखा। आदमकद आईने में अपने को देखने की बेहद तड़प उठी थी उस रात। जाने कितनी बार जीवन में बानी इस ऊंचे लंबे दर्पण के लिए तरसी थी। जाने कितनी बार उसने अपनी कल्पना एक सौंदर्य साम्राज्ञी के रूप में की थी। जिस रात वह लाल साड़ी में वधू वेश में सजी थी, उस रात भी आसपास कहीं कोई बड़ा दर्पण नहीं था जिसमें एक झलक वह अपने को देख ले। सखी सहेलियों की ईर्ष्या सराहना के सहारे ही उसने अपने रूप की कल्पना कर ली थी। इतने वर्ष जब जब उसने पति की आंखों में झांकना चाहा, पति ने कभी दृष्टि नहीं उठाई। वह अखबार पढ़ता रहा या फाइलें। वह अभी तक यही समझती आ रही थी कि वह वही बानी है। सुर ताल और लय का संगम, बंगाल का जादू, रूप गर्विता। अब यह दर्पण सिर्फ दर्प दुचलने के काम आ सकता था। घबराकर बानो ने दर्पण से नज़र हटा ली। उसका पति अब तक आराम से बिस्तर पर लेट चुका था। बोला, कल इसे उठवाकर कमरे में रखवा देंगे। क्यों? रहने दे, यहीं ठीक है, बानी ने कहा और अपने कंधों पर से शॉल उतारकर दर्पण पर डाल दिया।